लेकिन जो हमारे गुरुजन होते हैं वो हमारे अंदर छिपे टैलेंट को पहचान लेते हैं। उनकी सलाह मानकर, उनके नक्शे कदम पर चलकर हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है एसडीएम धर्मपुर डॉक्टर चारुलता की। सुनिए उनकी सक्सेस स्टोरी उनकी ज़बान, जिन्होंने चरित्र निर्माण शिविर में आज छात्राओं को संबोधित किया। अग्ने पूर्वे द्रोणोदरैरुत सदेवाय भक्षति। ओम शांति शांति शांति। मैं तो सबसे पहले जब भी कहीं जाती हूँ हमेशा अपनी जो सक्सेस है उसके लिए अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि यही जो है इन्होंने मेरी सक्सेस के लिए यही जिम्मेदार है। भगवान बाद में आते हैं। भगवान जो है वो जब आप पूरी मेहनत कर लेते हो उसके बाद आपका लक जो है वो भगवान डिसाइड करते हैं। 100% आपने मेहनत कर ली, उसके बाद जो थोड़ा सा परसेंटेज रह जाती है, शायद 99 आपने मेहनत कर ली, 1% रह जाता है, वो लक रह जाता है, वो भगवान डिसाइड करते हैं। लेकिन जो 99% चीज़ है वो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे। और मैंने आजकल देखा, मैं जाती रहती हूँ क्योंकि मेरे अंडर काफ़ी स्कूल्स भी आते हैं। मेरे पास 150 विलेजेस हैं, तो 150 विलेजेस में उससे भी ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो जैसे यहाँ आने का मौका मिला, कहीं और जाने का मौका मिलता है, कभी हम चेकिंग पे चले जाते हैं, तो यूजली देखने को मिलता है कि आजकल बच्चे जो है वो पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट निकलती जा रही है बच्चों के मन में से। पता नहीं, शायद हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, हमारी ईगोज बहुत हाई हो गई है। यही हमारी प्रॉब्लम है सबकी। जैसे आज यहाँ बात हो रही है कि आज जो कुछ आप यहाँ पे सीख रहे हो उसके अलावा शायद और कैंप्स लगे होंगे जिसमें स्विमिंग सिखाते हैं, जिसमें कंप्यूटर सिखाते हैं, जिसमें और कुछ भी सिखाते हैं। हम नहीं कह रहे कि वो चीज़ सीखने वाली नहीं है, वो चीज़ भी सीखने वाली है, क्योंकि आपको जो अब हो रहा है इसके साथ आपको अप टू डेट भी रहना पड़ेगा। लेकिन अपनी रूट्स कभी नहीं छोड़नी। जिस दिन हम अपनी रूट्स छोड़ के ऊपर उड़ गए उस दिन हम, मतलब फॉर्मूला फॉर डिजास्टर है वो, सक्सेस कभी नहीं। हर बच्चे का जो पंजाब में रहता है उसका एक ही सपना है कि विदेश सेटल हो जाए, लेकिन ये सपना कितना सच है आज हम जानते हैं पीसीएस अधिकारी डॉक्टर चारुलता की जुबान। अब क्या हो रहा है आजकल? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बाहर कनाडा जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? जब आप यहाँ से सारा कुछ पढ़ के, सब कुछ करके, और फिर आप उस कंट्री को दोगे जो आपने अल्टीमेटली अपनी कंट्री को देना है। आपने कोई पौधा उगाया, आपने कोई प्लांट लगाया जिसमें फ्रूट आने हैं। प्लांट को आप पानी देते रहे, आप उसको खाद डालते रहे, आप उसकी देखभाल करते रहे। आपको जब उसको शेड चाहिए था आपने उसको शेड में रख दिया, जब उसको धूप चाहिए थी उसको धूप में रख दिया। अल्टीमेटली उसका फ्रूट आके मैं खा जाऊं, अच्छा लगेगा? फिर हमको अच्छा लगेगा कि आप यहाँ से सब कुछ करके और फिर बाद में कनाडा जाके अपनी सर्विसेज दोगे? अच्छी बात है ये? आज हम वही बात है, हम अपनी रूट्स छोड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं उस तरफ जिस तरफ। अब कनाडा से भी आपने पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं, आप छोटे होगी कि कनाडा से भी 700 या 800 बच्चे जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। क्या फायदा हुआ? इतना पैसा लगा के पहले हम गए, अब हम वापस आ रहे हैं, वापस आके हमें फ्यूचर ही नहीं पता अपना। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, 12th करके उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन करके आपने जो करना है आगे कुछ करो। मैं नहीं कहती सिविल सर्विसेज में ही जाओ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, सिर्फ एक सक्सेस का एग्जाम्पल। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, और अब तो बहुत सारी खाली पड़ी हैं बिकॉज सारे तो बाहर चले गए। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। उस अपॉर्चुनिटी में से अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, अगर आपकी कंपनी आपको, कल को आप किसी आईटी कंपनी में जाते हो, आपकी कंपनी आपको बाहर भेजती है, बैंक्स में आजकल है, बैंक्स में बाहर की डेपुटेशन लगती है, आप वो लो, अपॉर्चुनिटी लो। लेकिन जब आप 12th करके बाहर को चले जाते हो तो आप वहां पे वही काम करते हो जो आप यहाँ पे करना नहीं चाहते। शायद आपको वापस आके एग्जाम्पल बताती हूँ, नाम नहीं लूंगी, मेरे परिवार में से ही है। जब उनको पूछा 12th करके वो बाहर गए हैं, 3-4 हैं मेरे नेफ्यू नीसेस हैं, तो उनको यहाँ पे आके पूछो तो वो बोलते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं बाहर। वो बिजनेस नहीं होता, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, स्ट्रॉबेरीज तोड़ने का, वेटरिंग होती है। आप आज होटल में जाते हो, आपको कोई बंदा सर्व करने आता है, वो वेटर होते हैं, ठीक है, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात नहीं है, काम वो भी कर रहे हैं। लेकिन वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बाहर चले जाओ, फिर वहां पे जाके आपने वही काम करना है। आज आप जिससे सर्व करवा रहे हो, कल को आप वही काम बाहर जाके करोगे।
तो क्यों ना हम अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेके जाएंगे। अब बताओ किस किसको जाना कनाडा। हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, इंडिया का फ्यूचर ब्लैक है, ये है वो है। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ जो पंजाब में है ना, वही सबसे ज्यादा एक्सोडस है। एक्सोडस मीन बाहर जाना, जो सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं वो पंजाब में ही जा रहे हैं। जो आप प्लेन देखोगे ना 700-800 बंदों का भरा होता है, उसमें से मेरे को लगता है कि 100 बंदे जो है वो बाहर के होते होंगे, कोई और स्टेट के, सारे पंजाब के होते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो यहाँ की जो विलेजेस हैं जहाँ से सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ पेरेंट्स रह जाएंगे, ओल्ड पेरेंट्स, कोई यंग जनरेशन नहीं रह जाएगी। फिर ऐसी कंट्री का फ्यूचर क्या है? जिस कंट्री का यूथ सारा बाहर जा रहा है, जो दूसरी कंट्री का फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, उस कंट्री का फ्यूचर तो फिर कुछ है ही नहीं। हम यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें यही करते हैं ना, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ फ्यूचर ब्लैक है, हमें तो कुछ दिखता नहीं है, हमें तो कुछ, वो बनाना तो हमने ही है। हम मेहनत करेंगे, हम बनाएंगे इस कंट्री का फ्यूचर, तो ही बनेगा। अगर हम ही ऐसे डर के बाहर भाग जाएंगे कि यहाँ तो कोई फ्यूचर नहीं है और बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी जो है, क्योंकि हम उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितने, अब वहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोगों के लिए 100 नौकरियां हैं। यहाँ से 50 लोग चले गए, आपने 50 नौकरियां ले ली, तो जो वो 50 हैं वो तो आपकी जान के दुश्मन बन गए ना। यही होता है हेट क्राइम। हेट क्राइम के बारे में पढ़ा होगा, वो इसीलिए हमारी जान के दुश्मन बनते हैं, क्योंकि हम जाके वहां पे अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज, अगर आप थोड़ा सा अपने शहर से बाहर जाके देखो ना, मोगा से बाहर जाओ, पंजाब से बाहर जाओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी होंगी, अखबारों में देखी होंगी, वैसे देखी होंगी, इंटरनेट पे देखी होंगी। हम आजकल इंटरनेट भी बहुत चलाते हैं, देखा होगा। अच्छी चीजें देखने के लिए यूज करो उसको, अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। आजकल तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाई, गेम्स, म्यूजिक, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो IT, एनिमेशन, कार्टून्स में इंटरेस्ट होता है बच्चों को, एनिमेशन, हर चीज में। अमीर बंदे भी तो है ना, इंडिया में ही है अमीर बंदे, कोई सारे इंडिया के बंदे गरीब थोड़ी है। क्यों है वो अमीर? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। और हम कहाँ गए? हम कनाडा चले गए। अब आपके कोई क्वेश्चन हो? नहीं, कोई भी कोई भी इससे रिलेटेड नहीं, कोई भी और, कोई भी कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है। नहीं, मेरा एम नहीं था, इसकी भी स्टोरी है, बैठो बताती हूँ। जो हम आज ये बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, आप आगे जैसे आपने अभी आप छोटे हो, पीछे वाले जो है वो 10th के बाद एक आपने स्ट्रीम चूज करनी होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी। जब हम 10th में होते हैं ना, तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं शायद जिनको उनके पेरेंट्स छोटे होते से ही बताते हैं कि आपने ये बनना है, आपने ये बनना है। बात वही आगे कि जब हमें कोई बताता है ना कि हमने क्या करना है, तो अल्टीमेटली वो एंड पे जाके हमें लगता है कि नहीं यार, मैंने तो ये करना ही नहीं था। ये भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है चांस, 50-50 चांस है। हो सकता है आपको वो चीज अच्छी भी लगे, पर जैसे मेरे को नहीं लगी, आपको लगे, मेरे को जैसे लगे, तो हो सकता है आपको वो चीज बुरी लगे, अच्छी ना लगे, आपको लगे कि मुझे इस स्ट्रीम में कंटिन्यू नहीं करना है। मेरे फादर बॉटनी के प्रोफेसर हैं, अब रिटायर हो गए हैं, तो बॉटनी मेडिकल का वो है, सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे वो करते थे, उन्होंने साथ में ही मुझे लगा लिया कि ठीक है, तू भी मेडिकल ले ले। मैथ्स की तरफ थोड़ा ध्यान कम था, बुरी नहीं थी मैथ्स मेरी, लेकिन ध्यान कम था, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लिया। फिर उसके बाद PMT दे दी, BDS में सिलेक्शन हो गया, BDS कर लो, BDS कर लिया। BDS करने लगी तो 3rd ईयर में BDS के आपको पेशेंट से मिलवाते हैं। फर्स्ट 2 इयर्स जो होते हैं वो नॉर्मल पढ़ाई होती है, बुक्स, सारा कुछ, बुक्स एंड एग्जाम्स। जब आप 3rd ईयर में आते हो तो आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि एक स्केलिंग होती है, स्केलिंग मतलब दांत साफ करना इंस्ट्रूमेंट से। तो उसमें दो तरह की स्केलिंग होती है, एक इंस्ट्रूमेंट, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और एक मशीन से स्केलिंग होती है। आजकल जो डॉक्टर्स करते हैं या इनफैक्ट आप जहाँ जाते हो, वो स्केलिंग जो है मशीन से होती है। मशीन से इसलिए क्योंकि वो टाइम सेव करती है। लेकिन शुरू में जो बच्चे जब सीखते हैं तो उनको हैंड से सिखाते हैं, ताकि उनको सब कुछ पता लगे कि कैसे क्या चीज कौन सी एंगल। तो वो शुरू हुई तो हमारे पास पेशेंट्स आते थे। तो एक बार मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ गए जिन्होंने शायद 6 महीने से ब्रश नहीं किया था, और मतलब मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया उनके सामने।
तो मैंने पहले तो 2 मास्क लगाए, 2 मास्क से भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि मैं एक बार ऐसे सांस लेती थी, उसके बाद वापस आती थी, फिर उनकी थोड़ी सी स्किल ऐसे सांस छोड़ती थी। मतलब वो पेशेंट मुझे करना इतना मुश्किल हो गया ना कि उसने मैंने डिसाइड कर लिया कि ये तो नहीं मैं करती आपको। ये है मेरी स्टोरी। उसके बाद चलो डिग्री कंप्लीट हुई, डिग्री में आ गए थे तो डिग्री तो करनी थी, डिग्री कंप्लीट हुई। डिग्री में भी ऐसे नहीं कि अगर करनी नहीं है तो बिल्कुल ही छोड़ देनी है, ऑब्वियसली डिग्री भी मैंने अच्छी तरह से कर ली, अपनी गोल्ड मेडल ले लिया। फिर जब जाने की टाइम आया तो एक हमारे टीचर ही थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कई लोग इंस्पायर करते हैं, कई लोग मोटिवेट करते हैं, तो उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछा कहते आपने आगे क्या करना है। तो मैंने बोला कि मैं एमडीएस तो नहीं करूंगी, बीडीएस के बाद एमडीएस होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडीएस तो नहीं करूंगी, या एमबीए करूंगी, या कुछ एमपीएच होता है जैसे इसमें आगे और स्ट्रीम्स होती है मेडिकल की, या एमबीए कर लूंगी, कुछ कर लूंगी। मुझे बोलते कि आप सिविल सर्विसेज के लिए क्यों नहीं तैयारी करते। मैंने कभी सोचा नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में, कभी नहीं सोचा था। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस चीज के बारे में। तो कहते सोचो। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरे में कुछ देखा इसलिए बोला, तो मैंने ट्राई किया, उनके बोलने पे ट्राई किया, मुझे चीज अच्छी लगी तो मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये मेरी स्टोरी है। मैं फरीदकोट से, छोटी सिटी है ये, छोटे जगह जैसे होगा तो फिर भी जीडी रोड पास करती है, यहाँ से फिर भी बड़ा माना जाता है। फरीदकोट बहुत ही छोटी जगह मानी जाती है। तो हम वहाँ से पढ़े, मैंने 10th भी वहाँ से की, 12th भी वहाँ से की, ग्रेजुएशन भी वहाँ से की, सारा कुछ करके फिर देखा कि ये फरीदकोट से आए हैं, तो उनको लगा कि छोटी जगह से आए हैं तो शायद इनमें कैलिबर नहीं है, या तो ये नहीं कर पाएंगे, या शायद इनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इनको 4-5 साल लग जाएंगे। तो उन्होंने जब हमें अटेंड किया, पहले तो वो जो कमर्शलाइजेशन होती है जैसे आजकल आप देखते हो कि पहले जाते ही फीस ले ली जाती है, उसके बाद अंदर जाके कुछ वो फॉर्म भरवाया, उसकी फीस होगी, फिर अंदर जाके एक कंसल्टेंट आए, उन्होंने मुझे बोला कि हम पहले आपको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, जो फर्स्ट सेंटेंस था कि आपने अभी ग्रेजुएशन की है, मेरी अगस्त में डिग्री खत्म हुई थी और मैं सितंबर में गई थी वहाँ पे, जुलाई में खत्म हुई थी, अगस्त में गई थी। तो उन्होंने बोला था कि आपने अभी डिग्री की है और आप तो 1.5 साल तो आप एग्जाम में भूल जाओ, देना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ बहुत डीमोटिवेट हो गई कि 1.5 साल तक एग्जाम में नहीं बैठना, 1.5 साल तक करेंगे क्या, पढ़ेंगे, पढ़ना भी बहुत मुश्किल है 1.5 साल तक, बिना बात के, बिना एग्जाम के, बिना किसी चीज के। चलो फिर भी उनकी बात सुनती रही। फिर उन्होंने बोला कि हम तुम्हें कुछ बुक्स देंगे, बुक्स पढ़ के फिर आप उनके नोट्स बना के लाओ, फिर हम उन नोट्स को असेस करेंगे, देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपने तैयारी करनी है या नहीं करनी। मतलब उन्होंने मुझे ये बोला कि हम डिसाइड करेंगे कि आप तैयारी करोगे या नहीं करोगे। सबसे पहली बात, किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी और जो व्यक्ति है उसको ये डिसाइड नहीं करने देना कि आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। कोई भी और डिसाइड नहीं करेगा, आप ही डिसाइड करोगे। उन्होंने तो डिसीजन दे दिया कि 1.5 साल तक पहले तो आप कुछ दे नहीं सकते, और अगर आपने नोट्स जो है वो आपके चेक करेंगे, हमारी असेसमेंट में आप पास हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो इसका मतलब आप एग्जाम भी दे सकते। तो उनके हिसाब से तो अभी मैं पता नहीं क्या कर रही होती, शायद 10 साल पहले की बात है ये, मुझे जॉब में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने वाले हैं फरवरी में। तो हम वहां से आ गए उठ के, ऑलमोस्ट डिमोटिवेट हो गए, निराश हो गई कि तो चलेगा नहीं यहाँ पे। और वो माना हुआ इंस्टीट्यूट था, मतलब अगर आप आज सर्च करोगे ना तो शायद वो टॉप मोस्ट उस पर आता था, 10 साल पहले तो आता था। तो बाहर आए तो किसी ने किसी और टीचर के बारे में बताया, बस वो टीचर ऐसे थे जो शायद आज आपके आसपास बैठे हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मुझे टेस्ट करो, मैं आपको टेस्ट करूंगा, आप 3 दिन मेरी क्लास लो, मैं पैसा नहीं लूंगा कोई भी। 3 दिन मेरी क्लास लो, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो आपको जरूरत भी नहीं है कंटिन्यू करने की। उन 3 दिनों में मैंने भी उन्हें देखा कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने देखा कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। और सितंबर के अंदर हमारा PCS 3 उसमें होता है, पार्ट्स में होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो। ये 3 पार्ट्स में होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसमें फर्स्ट प्रीलिमिनरी होता है, सेकंड मेंस होते हैं और थर्ड इंटरव्यू होता है। तो जो इसका फर्स्ट प्रीलिम होना था वो सितंबर में होना था, मतलब सितंबर में उसके फॉर्म्स आए थे, नवंबर में प्रीलिम था। तो अगस्त में वो मुझे बोलते कि PCS आ गया तो कर दे। तो मैंने उनको ये बोला कि क्योंकि मैं पहले ही सेल्फ डाउट में थी जब वो पहले वाले इंस्टीट्यूट में गई थी, तो 3 दिन हुए थे अभी मेरे को उनके पास। तो मैंने उन्हें यही बोला कि इसमें अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो मैंने बोला कि मैं अपना अटेम्प्ट खराब करूंगी, आप मेरा अटेम्प्ट क्यों खराब करवाना चाहते हो। कहते कोई बात नहीं, 4 होते हैं, दे लेगी। उनकी बात अगर आज मैं ना मानती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। भर दिया, उनकी बात मान के एग्जाम कर दिया और फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया। ये स्टोरी है मेरी।